सर, हर वर्ग की और हर एक की अपनी राय होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं लेकिन प्योर साइंस पर जोर नहीं दे रही। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ऐसा है कि राय तो सबकी हो सकती है, लेकिन ये राय जो साइंटिफिक राय होती है वो डेटा पे आधारित होती है। तो डेटा एविडेंस उस पे आधारित होती है। तो अगर आप डेटा और एविडेंस देखें, तो जैसे कि बजट है साइंस मिनिस्ट्रीज के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 6 साल से तो मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, मैंने हर साल देखा है। अभी जब मैं यहाँ आया था इस ऑफिस में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उस वक्त जितना बजट था उसका अभी डबल से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा और भी ज़्यादा होना चाहिए, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन अब आपने जो बेसिक साइंस वगैरह का बताया, तो जो हम उस वक्त जो बजट था बेसिक साइंस का और अभी जो बजट है बेसिक साइंस का, वो डबल से ज़्यादा हो गया है। आपको उदाहरण दूं, एक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है जो ज़्यादातर बेसिक साइंस को सपोर्ट करता है कंट्री के अंदर। उस वक्त जो उसका बजट था और आज जो बजट है वो 3 गुना हो गया है। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बेसिक साइंस का महत्व पहले से घट गया है। ये बात अलग है। देखिए, जब टोटल बजट बढ़ता है तो जो हमें एडिशनल रिसोर्सेज हैं उसको उसके द्वारा नई स्कीम चलाई जाती है। जैसे कि कुछ स्कीमें, क्या आप कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करनी है? क्या हमें क्लाइमेट चेंज की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करनी है? क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं करनी है? तो ऐसा है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ, ये जीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी चालू कर दी तो साइंस कम हो गई। साइंस भी बढ़नी जी। चाहिए और टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए। तो पहले टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था साइंस मिनिस्ट्रीज के अंदर, जैसे डीएसटी है उसके अंदर। लेकिन ये जरूरी है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में कनेक्ट हो। जैसा मैंने कहा, न केवल वो कनेक्ट हो, बट इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट हो। तो मैं अगेन ये आपका, मैं ये जो उत्तर दे रहा हूँ वो बहुत साफ है कि बजट जो बेसिक साइंस, सो कॉल्ड बेसिक साइंसेज का होता है, वो कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हो गया है पहले से। बट क्योंकि टोटल बजट काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहले से, तो इसके कारण हम नए मिशन जो हैं, जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, उनको भी चला सके हैं। और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं है हमारे नेशन के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोगों को इस बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि एक नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक नॉलेज कंजम्पशन सिस्टम। तो नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं। एक को बेसिक साइंस कहते हैं, एक को अप्लाइड साइंस कहते हैं, एक को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं, और फिर उसमें भी इनोवेशन, जैसे इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी उसका भाग बनते जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि क्या बेसिक साइंस का महत्व कम हो गया है। नहीं, एक्चुअली आजकल पूरे संसार में, न केवल इंडिया में, क्या जिसको हम बेसिक साइंस कहते हैं वो भी कुछ है, बहुत प्रोफाउंड साइंस भी है उसके अंदर, वेरी क्वालिटी साइंस। लेकिन वो एक बहुत छोटा भाग है आजकल की साइंस का। आजकल की साइंस बहुत तरह से, कई मायनों में अप्लाइड साइंस है। क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, जिसको बेसिक साइंस कहते हैं, लाइक रामन इफेक्ट, वो बहुत जमाने से हमें पता है। अब उनको यूज करते हुए कैसे उस नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, उसको अप्लाइड साइंस कहते हैं। तो बहुत बड़ा भाग जो साइंस का आजकल है, उसको हम अप्लाइड साइंस का नाम दे सकते हैं। और अप्लाइड साइंस, कुछ भी नाम दें आप, चाहे बेसिक साइंस कहें, अप्लाइड साइंस कहें, कुछ कहें, इन सभी को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। इनफैक्ट ये डीएसटी में जो मैथमेटिकल साइंसेज होती है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल है, उनको बहुत पैसे की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ये साइंस, इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो इनफैक्ट एक नई स्कीम निकाली मैथमेटिकल साइंसेज के लिए, और उसके अंदर 300 मैथमेटिकल ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो पहले जीरो था।
अब 0 से 300 प्रोफेसर्स और जो उनके जो रिसर्च ग्रुप हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो हालांकि उनको लैब की जरूरत नहीं होती, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनकी और ज़रूरतें हैं, जैसे कि उनको कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, उनको ट्रैवल की जरूरत होती है, उनको मेकिंग कनेक्ट्स विद देयर पीयर कम्युनिटी उसकी जरूरत होती है, उनको कुछ कंप्यूटर्स वगैरह की जरूरत होती है, ये सब जो चीज़ें हैं उसके लिए। तो ये बहुत बेसिक साइंस है। मैथमेटिकल साइंसेस से ज़्यादा बेसिक साइंस क्या होगी? तो इसलिए थ्योरेटिकल साइंसेज है हमारे। इस वक्त अभी 7 जी मेगा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट, बहुत एक्सपेंसिव, जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप, जैसे कि ये जो सर्न है, राइट। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें भारत अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है इन सब प्रोजेक्ट में, और वो सब बेसिक साइंस है। चाहे वो सर्न हो, चाहे वो सर्न का जस्ट 100 करोड़ पर ईयर भी पे, राइट। इसी तरह से जो इसका ये 30 मीटर टेलीस्कोप है, इसी तरह से और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो पार्टिकल फिजिक्स के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के प्रोजेक्ट हों, उन सब का महत्व बड़ा है। पिछले 6 साल के अंदर उनको बहुत सपोर्ट किया गया है, जिससे कि हमारे साइंटिस्ट को एक्सेस हो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैंने जैसा कहा कि ओपिनियन रखना एक चीज है, और उसको आंकड़ों के द्वारा समझना दूसरी चीज है। सब्सटेंशिएट कोई भी जो करना। आंकड़े देखना चाहता हो वो मुझे लिख दे, मैं आंकड़े भेज दूंगा। जी इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो ऐसे में हम एक तरफ देखते हैं अरेबियन सी में साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठ रहे हैं। अब हमने ताउते देखा, फिर एक और साइक्लोन। अब ऐसे में इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए, डील करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या रोल होता जैसे कि एक हमारा जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो निभा भी रहे हैं। देखिए, एक्यूरेसी जो होती है प्रिडिक्ट करने की साइक्लोन, वो बहुत अहम है, है? जी क्योंकि अगर हमें सफिशिएंट वार्निंग मिल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, कितनी तीव्रता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी का इसमें ये महत्व है। तो पहले जो हमारे प्रिडिक्शन हुआ करते थे, कोई इवन कुछ साल पहले, वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। बट अभी सुपर कंप्यूटर के द्वारा और जो उसके यंत्र होते हैं देखने के लिए, अर्ली वार्निंग के जो सिस्टम है, उनके द्वारा अब ये प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो गए हैं, और उसके द्वारा जान माल की जितनी हानि पहले हुआ करती थी, अब उसकी तुलना में बहुत बहुत कम हो गई है। तो ये तो एक तरह के जो कि डिजास्टर हैं, जो कि साइक्लोन हैं, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं, सुनामी है वगैरह, और भी तरह के डिजास्टर होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड होती है, स्पेशली इन हिमालयाज एंड सो ऑन। तो उसके लिए भी नया साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया जा रहा है। um, उसके लिए एक नई साइंस और नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं, जैसे कि हमारे सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, तो वो मिलियंस ऑफ इमेजेस होती हैं एक के बाद एक। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनकी एनालिसिस करके हम अर्ली ऑन, पहले समय रहते ही जान सकते हैं कि कोई जो एक बड़ा बोल्डर है, क्या वो थोड़ा मूव हो गया है, क्या कोई ग्लेशियर है जो टूटने वाला है, क्या कोई ग्लेशियर लेक है, झील बन गई है, जो जो कि ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिसिस ऑफ इमेज जो होती हैं, उनके द्वारा इन सब का पता लगाना संभव हो जाएगा, उस पर कार्य किया जा रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है ही। उसका ही भाग एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, सर्कुलर इकोनॉमी बना सकें, रीप्रोसेसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको कंजर्व किया जा सके, डिजास्टर हो उसके पहले पहले हम समझ जाएं, और वो साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसको एड्रेस कर सकें।
तो हमारे जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर के वो इस वायरस से भी बड़े हैं। तो ये वायरस हो सकता है चला जाए कुछ समय बाद, लेकिन जो जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, हालांकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म है इसलिए हमें महसूस नहीं होते। तो अभी आज और कल में हमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा, कभी कभी 10 साल निकल जाते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पता चलता। लेकिन ये चेंजेस जो हैं, क्यूमुलेटिव चेंजेस, they will hit us at some point with a very big intensity। तो उसके लिए तैयारी अभी जरूरी है पूरी तरह से। क्लाइमेट चेंज है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं अभी, बहुत उस पर फोकस है। जी। अब आप समझिए कि अगर मान लो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, अगर वो इनफेक्टिव हो जाएं तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या बचेगा? तो अगर आपने सर्जरी करवाई तो रिकवरी नहीं होगी क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट? तो ये जो हमारे जो गेन्स हैं साइंस के, पिछली शती के, उनको शताब्दी के हमारे जो गेन्स हैं साइंस के, उनके द्वारा जो हमारा को हेल्थ का एडवांटेज मिला है, वो सब हमें बचा के रखने होंगे। वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसी तरह चैलेंज है इंटेलिजेंट मशीन्स का। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इंटेलिजेंट मशीन्स जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब पे आधारित हैं, वो हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालेंगी बहुत बड़ा। तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि मशीन से अगर जूझना है, जैसे मशीन हमने ही बनाई है लेकिन वो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमारी लर्निंग क्या होगी, हमारी एजुकेशन क्या होगी, हमारी वर्क फोर्स क्या होगी, हमारी स्किल्स क्या होंगी, कैसे हमें ज़्यादा इफेक्टिव रहना होगा, और हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स क्या होंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या होंगे, जीवन का हर पहलू हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे डिसीजन लिया करेंगे, तो उन सब पे ये प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए, उसके प्रभावों के लिए हमें अभी से कार्य शुरू कर देना चाहिए, और किया भी जा चुका है। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, जो मिशन शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो 4,000 करोड़ रुपए का है, 5 साल का। तो उसमें जी। ये सब हम नए सेंटर्स, हब्स, कैपेसिटी बिल्डिंग पूरे देश के अंदर स्थापित कर रहे हैं। तो जैसे आपने पहले चर्चा की बेसिक साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी की, देखिए जैसा ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस सभी चीजों को साथ साथ कार्य करना होगा। तो इसमें नई नॉलेज की भी जरूरत है, बहुत प्रोफाउंड फंडामेंटल नॉलेज, बट एट द सेम टाइम उसको कैसे यूज करना है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो जब ये साथ साथ मिलके कार्य करेंगे, तभी उसमें साइंस पूरी तरह सक्षम हो पाएगी।